डियर स्टूडेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आज लेक्चर नंबर 4 में मैं दीपक वर्मा आप लोगों को पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ होता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ से किस तरह से हम स्पीड और वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते हैं। ये टॉपिक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जेईई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में वीडियो के एंड में मैं कम से कम 4 से 5 प्रॉब्लम जो कि नीट लेवल पर पूछी गई हैं, नीट के पेपर में पूछी गई हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करना बताऊँगा और उसको किस तरह से एग्ज़ाम में टैकल करना है वो मैं आपको सारी ट्रिक समझाऊँगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज बहुत मज़ा आएगा। आज का लेक्चर स्पीड कैलकुलेशन करना होगा पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों, सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम बात करें, मैंने मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x = t⁻3, ठीक है। तो अब जरा x = t⁻3, तो अब जरा हमने क्लास 9th में ग्राफिकल सिस्टम पढ़ा हुआ है। मान लीजिए x जो डिपेंड कर रहा है टाइम t पर, यानी टाइम, ये t जो है वो टाइम है बच्चों, और x जो है वो पोजीशन है, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की। तो जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है ऑब्जेक्ट वो टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने t लिया और यहाँ पर मैंने x लिया। मान लीजिए t की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। t की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी। t की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये x = कितना हो जाएगा, 2⁻3 यानी 8 हो जाएगा। t की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी कि कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, क्योंकि x जो डिपेंड कर रहा है वो t⁻3 पर है। तो अगर मैं बात करूँ उसका ग्राफ बनाऊँ तो x ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, तो ये कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप का निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टाइम की वैल्यू देख लीजिए, टाइम जब 0 था तो x 0 हो गया, टाइम जब 1 हुआ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लीनियर हो रहा है, फिर टाइम की वैल्यू 2 आई, टाइम की वैल्यू 2 होने से अचानक से ये ग्राफ बढ़ गया, यानी यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 8, फिर ये टाइम की वैल्यू 3 आई तो फिर ये और ज़्यादा हो गई 27। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये t⁻3 का ग्राफ था। तो कहने का मतलब ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की विद इन टाइम में पोजीशन को बताता है। अगर मैं इसी ग्राफ में अगर मैं स्लोप निकाल दूं, ठीक है। अब बच्चों, स्लोप जो पढ़ाया जाता है 10th क्लास में, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप मीन्स होता है, स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, स्लोप = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्लोप निकालने का तरीका यही होता है कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में कितना डिफरेंस आ रहा है और एक्स एक्सिस में कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करूं तब तो वो बताएगा स्पीड को, और अगर मैं वही बात करूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की तो वो बताएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, ठीक है। तो अब जैसे कि मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x और ये है टाइम, यानी कि हो गया t। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर, ये कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ऑरिजिन बोला जाता है जिसे मूल बिंदु बोलते हैं हम। अब हमें दिखाई दे रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में पहली बात तो ये कि जो चीज़ पहले आ रही है, पोजीशन आ रही है, वो हमेशा वाई एक्सिस पर बनेगा और टाइम बाद में आ रहा है तो टाइम एक्स एक्सिस पे लेना है। अब इसके बाद में मान लीजिए ये हमें लाइन प्राप्त हो रही है, मान लीजिए ये ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को आपको स्टडी करना है और आपको ये देखना है कि इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं और स्पीड कितनी है। तो जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये टाइम और एक्स के साथ में, एक्स और टाइम का ये जो ग्राफ आ रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ आ रहा है, एक लीनियर लाइन आ रही है। जब ये एक लीनियर लाइन आ रही है तो कहने का मतलब ये है कि ये लीनियर मोशन का एग्जाम्पल हो गया, यानी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जब टाइम तुम्हारा 0 था तो पोजीशन भी ऑब्जेक्ट की 0 थी। जब मान लीजिए यहाँ पर चेक करना है, इस पॉइंट पर चेक करना है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डेंस मैंने टाइम देखा तो ये टाइम निकल के आ रहा है मेरा t1।
तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डेंस में अगर स्पीड पोजीशन को देखूंगा, मान लीजिए पोजीशन मान ली मैंने x1, इसी प्रकार से मैं टाइम आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, ये मैंने टाइम आगे बढ़ा दिया तो ये हो गया t2। तो इसी प्रकार से इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, मान लीजिए x2। सही है। अब मुझे क्या पता करना है, मैंने बताया था पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा क्या बताता है, स्पीड को बताता है ऑब्जेक्ट की। ये बात दिमाग में रख लेना, ये बात बिल्कुल दिमाग में रख के इसको बढ़िया तरीके से याद भी कर लेना कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या बताता है, स्पीड। अब हम स्लोप कैसे खींचेंगे, तो बच्चों स्लोप निकालने का तरीका होता है, मैंने बताया था स्लोप। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास अपने ग्राफ आ रहा है, तो अब आपको मुझे इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए, तो यहाँ से मैं टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, मतलब कहने का मतलब ये है, ये इसको खींचते हुए एक मैं रेखा खींच दूँ, स्पर्श रेखा खींच दूँ, उसका जो ये एंगल होता है उसका टेन थीटा, उसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप। इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर चेक करना है, तो इस पॉइंट पर चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींची और हॉरिजॉन्टल के साथ में देखा कितना एंगल बनना है, उसका मैंने ले लिया टेन थीटा। तो ये जो टेन थीटा निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो अब यहाँ पे हमें टेन थीटा निकालना है। अब ये लाइन जो है ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है ना, ये लाइन में हम क्या इसको टच करते हुए खींचेंगे, तो एक काम करते हैं हम, इसका थीटा हम निकाल सकते हैं। तो इसका थीटा निकालने के लिए हमने क्या काम किया, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया। ठीक है, अब इस लाइन को आगे बढ़ाने पे हमें ये थीटा दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे यहाँ से देखिए पूरा थीटा निकल के आ रहा है ना, क्योंकि एक ही एंगल एक ही है, स्लोप भी एक ही है, उसकी ढाल एक ही है, तो यूनिफॉर्म मोशन है तो एक ही एंगल रहेगा, सेम एंगल रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट जो है वो x2 है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है। तो ये जो गैप बचा, ये गैप क्या हुआ, ये गैप हो गया आपका x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का गैप पूरा देखिए x2 और x1, तो x2 में से x1 माइनस करेंगे तभी तो ये गैप निकल के आएगा। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे दिया b, इसका नाम दे दिया c। इसी प्रकार से मुझे BC गैप को चेक करना है, तो B से C तक का गैप कितना होगा, तो B से C का चेक करने के लिए यहाँ से C तक की डिस्टेंस देख लीजिए T2 है। भाई यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब गैप है, टाइम इंटरवल है, वो T2 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है वो T1 है। तो एक काम करूँ, ये इसे मैं बोल सकता हूँ BC को T2 माइनस T1, तो इस गैप को मैं ले सकता हूँ T2 माइनस T1। अब देखिए जरा इसी वाले ग्राफ में मुझे टेन थीटा चाहिए, यानी मुझे निकालना है स्लोप। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिखाई दे रहा है आपको, AC, और बेस कितना दिखाई दे रहा है आपको, BC। ये आपका निकल के आ गया टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो AC की वैल्यू है कितनी एक्चुअल में, ये है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या मैं इस टेन थीटा को x2 माइनस x1 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिख सकता हूँ, यानी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। क्या बता रहा है ये स्पीड को बता रहा है। किसको बता रहा है बच्चों, स्पीड को बता रहा है। स्पीड इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमेशा किसको रिवील कराता है, स्पीड को रिवील कराता है, ध्यान रखना। तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ हमको दिया होगा, उसका बस हमें स्लोप निकाल देना है। स्लोप मतलब बोले तो टेन थीटा, उसका टेन थीटा निकाल देंगे, हमें स्पीड उसकी पता चल जाएगी। ठीक है, अब पोजीशन टाइम ग्राफ के कुछ हम अदर कंडीशंस को देखते हुए हम कुछ इन पोजीशन टाइम ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए व्हेन बॉडी या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, तो जरा पोजीशन टाइम ग्राफ पे इसको स्टडी करते हैं। ये पोजीशन आ गई और ये आ गया टाइम, यानी t। पोजीशन मैंने x से रिप्रेजेंट किया। अब मान लीजिए यहाँ कोई x की वैल्यू जो भी है, मैंने सपोज दैट x की वैल्यू x ही है। अब यहाँ पर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ में देखना है जब बॉडी रेस्ट पर है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब देख लीजिए, आप किसी भी टाइम पे चेक कीजिए, आप 0 पे चेक करेंगे, बॉडी की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो x निकल के आ रही है। आप t1 टाइम पे चेक कीजिए, जब आप t1 पर चेक करेंगे तो भी उसकी पोजीशन x है। आप t2 पर चेक कर लीजिए तो भी पोजीशन x है।
आप t3 पे चेक कर लीजिए तो अभी उसकी पोजीशन x है। कहने का मतलब ये है टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम कभी स्टॉप नहीं होता, टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ बॉडी की जो पोजीशन है वो पोजीशन कैसी है, वो कांस्टेंट है, यानी कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ, स्टेशनरी कंडीशन में हूँ। अब मैं खड़ा हुआ हूँ, टाइम तो कंटिन्यू चल ही रहा है ना, टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो क्या मेरी पोजीशन बदल गई? बिल्कुल नहीं बदली। तो पोजीशन नहीं बदल रही है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बता रहा है, इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन पे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मोशन, और यहाँ मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ बॉडी रेस्ट पर है। सेकेंड कंडीशन, अब मैं अगर बात करूं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओरिजिन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहा है बच्चों ये। अब ये देखते हैं हम इसमें, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया पोजीशन, यानी कि x, ये हो गया टाइम, इसको मैंने बोला t। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओरिजिन से, यानी ओरिजिन कोऑर्डिनेट ये हो गए 0,0, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, इस पॉइंट पर बड़ा फोकस देना है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब ये हो गया, ठीक है, ध्यान समझना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो गया, क्योंकि एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है। पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, फिर 5 मीटर, फिर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, फिर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, फिर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब ये पर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की जो उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बच्चों नीट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका ग्राफ हमें इस तरह से ही स्टडी करना है, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर बात करूं, व्हेन बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव्स व्हाइल टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। इस ग्राफ की बात करें, इसमें बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन x, ये हो गया टाइम। अब बॉडी तो मूव कर रही है और टाइम कैसा हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, टाइम रुक गया है, ठीक है, टाइम की वैल्यू फिक्स हो गई है। तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में, ये ओरिजिन हो गया 0,0, यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए t, तो यहाँ जो टाइम की वैल्यू t है, इस t टाइम में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो लगातार चेंज होती जा रही है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इस ओरिजिन से दूर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो भैया ऐसा को कभी पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं मान लीजिए टाइम रुक गया, मान लीजिए अभी इस समय मान लीजिए 6 बज रहे हैं, ठीक है, तो अब 6 बजे ही मैं कंटिन्यू चलता जा रहा हूँ और टाइम अभी भी 6 बज रहे हैं, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो पाएगा? कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम तो चलता ही रहेगा ना, तो टाइम कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, तो ये ग्राफ भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अब बच्चों आप लोगों से कोई ग्राफ दे दिया, मान लीजिए ये ग्राफ दिया हुआ है, अब आपको इस ग्राफ पे ये बताना है कि ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अब ये यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं।
अब ये क्या है कि ये एक एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा पोजीशन। आज जितने भी हम ग्राफ बात करेंगे पोजीशन टाइम की ही बात करेंगे, और इस पोजीशन टाइम ग्राफ के कम से कम 2 लेक्चर होंगे बच्चों, जिसमें सारे के सारे पोजीशन टाइम ग्राफ की न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि बच्चों आपसे ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ए ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। आपको ये ग्राफ दे दिया। सेकेंड में पूछ रहा है स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। थर्ड वन आपको बोल दिया स्पीड ऑफ ए एंड बी आर सेम, ठीक है। अब आपको तीनों ऑप्शन में से ये देखना है, आपको ये बताना है कि ए की स्पीड ज़्यादा है या बी की स्पीड ज़्यादा है या दोनों की स्पीड जो है वो बराबर है। तो बच्चों स्पीड चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था स्लोप देखना होता है, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, स्लोप करने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट पर पूछा जाए उस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे स्लोप देखिए, तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट को टच करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये मैंने लाइन ड्रॉ की और हॉरिजॉन्टल के साथ में देखा, ये एंगल देखा कितना रहा है, थीटा। मान लीजिए ये एंगल है θ1। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पर देखने पे क्या है कि इसको मैं इस पॉइंट से टच करते हुए एक मैंने स्लोप खींचा, सॉरी टेंजेंट खींचा, और ये एंगल देखा मैंने, ये निकल के आ रहा है θ2। हॉरिजॉन्टल से एंगल चेक करता हूँ बच्चों, तो आपको पता चल रहा है कि θ1 और θ2 में θ2 बड़ा है। भाई जिसका एंगल ज़्यादा बड़ा होगा उसका टेन ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, क्योंकि थीटा में की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो टेन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो टेन की वैल्यू देखिए, 10 90 पे पहुंच जाते हैं तो हम इनफाइनाइट पे पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि टेन थीटा भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर θ2 और θ1 में θ2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो θ2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप ग्राफ को बस हिंट करना है, बस आपको देखना है, पहचानना है कि स्लोप किसका ज़्यादा होगा। स्लोप जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा। स्लोप निकालने के लिए क्या काम किया मैंने बताया कि उस पॉइंट पर आप टच करते हुए आप बस एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, स्पर्श रेखा खींच दीजिए, एक स्पर्शी खींच दीजिए। तो आपने स्पर्शी खींची, एक टच करते हुए एक रेखा खींची। अब ये देखा कि हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है θ2। इसी प्रकार ए पॉइंट पे चेक किया, ए पॉइंट पर ये एंगल बनना है θ1। अब आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल से ये एंगल ज्यादा दिखाई दे रहा है θ2, है ना। तो θ2 बड़ा है, इसका मतलब θ2 कौन सा है, बी वाले की बात कर रहा है, यानी स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पोजीशन यानी ये x और ये हो गया आपका टाइम यानी t। और अब मान लीजिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ में कुछ ग्राफ आपको इस तरह से दे दिया, ओके। अब आप ये देखिए, ये क्या बता रहा है, ये जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ का, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई स्टार्टिंग में ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट देखा मैंने 0,0 और यहाँ पे टाइम कितना है t। अब ये 0 से टाइम t के बीच में ये जो मोशन हो रहा है ये एक घटते हुए वेग के साथ में हो रहा है, क्योंकि स्पीड जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि स्लोप जो है वो कम होता जा रहा है। देखिए पहले स्लोप ज़्यादा था, स्लोप ज़्यादा के लिए कैसे चेक करेंगे हम, यहाँ पे बस एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये आगे निकल के आएगा एंगल। इसी प्रकार यहाँ टेंजेंट देखिए तो ये एंगल ज़्यादा निकल के आ रहा है, ये एंगल कम निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर चेक किया, ए पॉइंट पर स्पीड कैसी है, ज़्यादा है, बी पॉइंट पर स्पीड कैसी है, कम है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बस स्लोप खींचना है, स्लोप बनाना है। स्लोप बनाने के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में हम ये जस्टिफाई कर लेते हैं कि किस पॉइंट पर स्पीड ज़्यादा होगी, ए पर या बी पर। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो स्पीड ऑफ ए मतलब स्पीड एट ए पॉइंट की स्पीड ज़्यादा है किससे, बी से, ठीक है। और ये कैसा ग्राफ हो गया, ये एक घटते हुए वेग के साथ में हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये एक डी एक्सीलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कम होती हुई जा रही है। तो ये एक डी एक्सीलरेटेड मोशन को दिखा रहा है ये वाला ग्राफ। अब बच्चों कुछ हम अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं इसके, जो कि कॉम्पिटिटिव
एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कंपटीशन लेवल पर ये इम्पोर्टेंट भी हैं। आपसे पूछा गया है न्यूमेरिकल, ये डीपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows accelerated motion। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम। यहाँ पर ये पोजीशन, ये टाइम, या ये एक्स दिखा दीजिए, ये पोजीशन, ये टाइम, ये पोजीशन, ये टाइम, ये पोजीशन, ये टाइम। दैट मीन ये डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम। अब ये पहला जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, दूसरा ग्राफ ये दिया हुआ है, तीसरे वाले ग्राफ में आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, और चौथा ग्राफ ये है वो ये दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है इस न्यूमेरिकल में कि इसमें कौन सा एक्सीलरेटेड मोशन है बच्चों। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ कैमरे से क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा एक्सीलरेटेड मोशन है, कौन सा एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पहला वाला जो ग्राफ है एक्स टी, ये किसको बता रहा है? आप ध्यान से देखिएगा, जो एक्स टी ग्राफ है यानी कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आपको क्या काम करना है? एक्सीलरेटेड मोशन चेक करना है। तो आपको किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे, चाहे यहाँ चेक कीजिए, चाहे यहाँ चेक कीजिए, चाहे आगे चेक कीजिए, यानी कि आपको स्पीड वेरिएबल दिखाई दे रही है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, है ना। तो वेलोसिटी कहाँ पर चेंज हो रही है, कैसे कैसे मैं चेक करूँगा? तो एक तरीका तो यही है कि आपको यहाँ पर क्या है कि आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये टेंजेंट ड्रॉ करके, ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ का θ1 और ये हो गया θ2, θ2 बढ़ाए θ1 से, यानी ये एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। ठीक है, चलिए अभी इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है, छोड़ दीजिए। इस वाले ग्राफ को देखिए, ये एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे, यहाँ चेक कर लीजिए ये स्लोप, चाहे आप यहाँ पे चेक कर लीजिए ये वाला स्लोप, ये हर जगह बराबर आ रहा है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड जो है कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हो गया। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ इस वाले ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस वाले ग्राफ में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, यहाँ पर पहले तो स्पीड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, फिर स्पीड कम होती हुई दिखाई दे रही है। पहले कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, फिर ये कम हो गया, यानी ये स्पीड कम हो गई। तो भैया ये भी मोशन नहीं हो सकता एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ देखिए, यहाँ तो रेस्ट वाला कंडीशन आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये ग्राफ आ गया। तो भाई सही ऑप्शन कौन सा मिला? यही मिला। मैंने बताया भी था कि एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ये पैराबोला ही बनेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है ए बॉडी is traveling in a straight line with a uniformly increasing speed. अरे क्या हुआ?
यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। Which one of the plots represent the change in distance traveled with time t। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने ग्राफ दे रहा है ये वाला, दूसरा ऑप्शन में आपको दे रहा है ये वाला, तीसरे ऑप्शन में ग्राफ को चेंज कर दिया कुछ इस टाइप से दे रहा है। ये पहला ऑप्शन ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और आपका डी जो ऑप्शन है वो है फिर से वही। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। अब बच्चों इस न्यूमेरिकल में हमें करना क्या है, इस न्यूमेरिकल में हमें A body is traveling in a straight line with a uniformly increasing speed. Which one of the plots represent the change in distance traveled with time t? Time t के साथ में ऐसा कौन सा इनमें से ग्राफ है जो ये बता रहा है कि डिस्टेंस में चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग स्पीड की बात कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड की बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड की बात कर रहा है तो देखो भैया ये ग्राफ तो हो नहीं सकता, ये तो रेस्ट वाला ग्राफ आ गया, क्योंकि टाइम, ये टाइम है, ये मैंने बताया था टाइम होता है, ये टाइम है, ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स टी, तो ये टाइम है, तो टाइम वाला ग्राफ तो होगा नहीं, हटा दो इसको ऑप्शन में से। अब ये कह रहा है इंक्रीजिंग स्पीड, यहाँ इंक्रीजिंग स्पीड हो नहीं रही है, ये किस टाइप का ग्राफ हो गया, तो ये भी ऑप्शन का नहीं बचा हमारे पास में। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इंक्रीजिंग स्पीड ये भी है, इंक्रीजिंग स्पीड यही है, बट ये बात कर रहा है कि चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन टाइम टी, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस में तो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे तो जितना टाइम चलेगा उतना ही डिस्टेंस चलेगा, यानी स्पीड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट स्पीड का बात कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीजिंग स्पीड की बात कर रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए, एक डीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है which one of the following graphs represent uniform मोशन। अब ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म मोशन को कौन सा बता रहा है, ये एस मतलब वही पोजीशन डिस्टेंस, एक ग्राफ ये आ गया। दूसरे ऑप्शन में ये कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में ये आ गया, चौथा ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ये। ठीक है, अब आपको बच्चों ये बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि भाई समान समय अंतराल में समान डिस्टेंस कवर करे, यानी उसकी चाल जो है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे। अब कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कौन सा दिखाई दे रहा है भैया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ
उसके बाद टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ा, फिर टाइम बढ़ा, फिर डिस्टेंस बढ़ा, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है, यहाँ का मोशन देखिए, थोड़ा हिंट कीजिए आप। देखो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा था, लेकिन ये फिर डाउन हो गया, ये डाउनवर्ड तरीके में, यानी इसने अपनी स्पीड भी कम कर दी है ना, क्योंकि स्लोप कम होता चला गया। यहाँ स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ स्लोप कम होता हुआ आ रहा है, तो यानी कि ये मोशन नहीं हो सकता यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल मोशन का बात करूँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूंगा मैं, ये नॉन यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर पे ये ग्राफ तो फेमस हो गया क्योंकि यहाँ बॉडी रेस्ट पर है, यही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है वो ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, उसमें भी उसके भी एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया था, यानी VMMC में भी पूछा गया है और एम्स में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। What will be ratio of speed in first 2 seconds to the speed in next 4 सेकेंड। ठीक है, ये नीट 2014 का क्वेश्चन है और ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2002 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, उसके बाद 2, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से है। 2 के बाद आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया 6, ये हो गया 0। यहाँ बस उसने एक ग्राफ में दे रखा है S0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है √2:1, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको 3:1, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 2:1, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1:2। अब आपको बच्चों इसे खुद से ट्राई करना है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना। इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड इन फर्स्ट 2 सेकेंड टू द स्पीड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। सही है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में स्पीड क्या थी और उसके बाद में टू द स्पीड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड में स्पीड क्या है, उन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। करो मेहनत, करो तैयारी, अच्छी तरीके से पढ़ो। चलो हम बताते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें निकालना है फर्स्ट 2 सेकेंड की बात कर रहा है, तो हमें ये पता है भैया ये स्पीड ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये टाइम की बात कर रहा है, इधर पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये दिया हुआ है हमें पोजीशन टाइम, यानी एस पोजीशन को बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है। तो फर्स्ट स्पीड इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में स्पीड कितनी है, तो पहले 2 सेकेंड में स्पीड ये निकल के आ रही है, यानी ये स्लोप ही तो चाहिए मुझे। यानी कहने का मतलब ये है क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड को बताता है। इस बात को आप लिख लीजिए, मैंने पहले भी बोला है, आप फिर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें स्पीड निकालने के लिए कैसे करेंगे, यानी हम बोलेंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, यही तो डिस्टेंस कवर किया है। कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस चला हुआ है वो कितना चला है, यहाँ से लेके यही तो चला है, मतलब वो S0 ही तो है।
एस नॉट डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया ये बच्चों, ये हो गया 2 - 0। भाई शुरू के 2 सेकेंड की पूछ रहा है तो 2 - 0 है ना, और डिस्टेंस कितना कवर किया है 2 सेकेंड तक, तो 2 सेकेंड तक वो एस नॉट पर ही पहुंचा है। ये देखिए कोऑर्डिनेट में एस नॉट ही आ रहा है। चलिए अब मुझे निकालना है स्पीड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, तो ये आ गया एस नॉट बाय 2 इधर। अब स्पीड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, अब नेक्स्ट 4 सेकेंड की बात कर रहा है, यानी कि 2 सेकेंड के बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड, यानी 2 के बाद 1 2 3 और ये 4, यानी टोटल ये 6 सेकेंड की पूछ रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए इस ग्राफ को फ्लिप कर दिया है, ध्यान से समझना, इस ग्राफ का यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ फ्लिप कर दी है, पलट दी है। तो इस डिस्टेंस कितना हो गया भाई, टाइम तो मुझे समझ में आ रहा है, टाइम कितना हो गया 6 - 2, टाइम तो 6 - 2 है क्योंकि नेक्स्ट 4 सेकेंड की बात कर रहा है, 2 से स्टार्ट किया 6 पे पहुंच गया तो 6 - 2 हो गया टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें हम, अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस के लिए ये एस नोट से चलना प्रारंभ हुआ है, फिर ये 0 पे पहुंच गया, यानी कि जब ये 0 से चल रहा था एस नोट पे 2 सेकेंड में, और फिर अगले 4 सेकेंडों में ये एस नोट से चल के 0 पे पहुंच गया, यानी बेटा ये जो डिस्टेंस है वो रहेगी तो एस नोट ही। देखिए भैया आप इसका स्लोप निकाल दीजिए हॉरिजॉन्टल से, एस ही तो निकल के आएगा एस नोट, तो ये एस नोट हो गया, और 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया एस नोट बाय 4। तो फर्स्ट 2 सेकेंड और फर्स्ट नेक्स्ट 4 सेकेंड इन दोनों का रेशियो लेना है, तो जरा रेशियो लेते हैं। तो एस नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये तो फर्स्ट 2 सेकेंड का आ गया, नेक्स्ट 4 सेकेंड का एस नॉट डिवाइडेड बाय 4, एस नॉट से एस नॉट कैंसिल आउट हुआ, 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4:2, 2 2 ज़ा 4, आंसर आ जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपको, कोई ऐसा घबराने वाली बात है नहीं है। स्पीड निकालने का तरीका ये है, अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है उसका स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप निकालने के बाद में हमारी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप लोग मेहनत करिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा बच्चों। पोजीशन टाइम ग्राफ का एक और लेक्चर आने वाला है, आप लोग मेहनत कीजिएगा, उसमें और वेरिएशन कराएंगे, इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।